आज हम 11th क्लास में जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है उसमें यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 16 पाचन तथा अवशोषण का अध्ययन करेंगे। ये फिजियोलॉजी से संबंधित यूनिट है जिसमें मानव के अंदर जितनी भी क्रियाएं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण इनके बारे में इस यूनिट के अंदर हमको पढ़ना है। और इसके अंदर सबसे पहला वर्ड है पाचन। तो पाचन की सिंपल सी डेफिनेशन है भोजन में उपस्थित जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी भोजन के अंदर जो भी जटिल और अघुलनशील पदार्थ है उन्हें सरल और घुलनशील पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक है तो इनको तोड़ा जाएगा। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने यौगिक है तो पाचन क्रिया में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाएगा। बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बने यौगिक हैं तो इन्हें बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा। तो ये सारे जटिल पदार्थ इनको सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें पाचन के प्रकार। जीवों में पाचन के दो प्रकार पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप को बोला जाता है बाह्य कोशिकीय पाचन, सेकंड टाइप है अंतः कोशिकीय पाचन। अब इनके नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन है। ऐसा पाचन जो कोशिका के बाहर, बाह्य कोशिकीय यानी कोशिका के बाहर आहार नाल में संपन्न होता है उसे बाह्य कोशिकीय पाचन बोला जाता है। यानी पाचन की ऐसी प्रोसेस कोशिका से बाहर संपन्न हो, आहार नाल में संपन्न हो, उसे बाह्य कोशिकीय पाचन के नाम से जाना जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है मनुष्य में, मेंढक में। मनुष्य के अंदर बाह्य कोशिकीय पाचन है, मेंढक में बाह्य कोशिकीय पाचन मिलेगा, केंचुए के अंदर बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाएगा। तो जिन जीवों के अंदर पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर या आहार नाल में संपन्न होती है तो उस पाचन की क्रिया को बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। सेकंड है अंतः कोशिकीय पाचन। इसके भी नाम में ही है ऐसा पाचन जो कोशिका के अंदर संपन्न होता है। तो पाचन की ऐसी क्रिया जो कोशिका के अंदर संपन्न होगी उसे अंतः कोशिकीय पाचन बोला जाता है। इसके उदाहरण एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो इस प्रकार के एक कोशिकीय जीवों में अंतः कोशिकीय पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो सिंपल सा दो प्रकार याद रखने हैं। बाह्य कोशिकीय पाचन जिसमें पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर या आहार नाल में संपन्न हो, बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। एग्जाम्पल मनुष्य, मेंढक, केंचुआ, इनके अंदर बाह्य कोशिकीय पाचन मिलेगा। सेकंड अंतः कोशिकीय पाचन, ऐसा पाचन जिसमें पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है तो उसे हम अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है। इसके बाद इसमें हमें मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में स्टडी करनी है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण किन किन संरचनाओं से होता है, किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर पाई जाती है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसे हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहले भाग को आहार नाल बोला जाता है और दूसरे भाग को पाचन ग्रंथियां कहा जाता है। और ये दोनों भाग आपस में मिलकर मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां आपस में मिलती हैं और इनसे
मनुष्य का पाचन तंत्र बनेगा। इसमें सबसे पहले हमें आहार नाल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो आहार नाल सबसे पहले तो याद रखना है, यह एक लंबी और कुंडलित पेशीय नली होती है। लंबी कुंडलित पेशीय नली है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। अभी डायग्राम बनाएंगे हम इसका, पहले एक बार सिंपल से समझ लो। लंबी और कुंडलित पेशीय नली है, मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई ये पाई जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये सारे भाग आपस में मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। इसको हम एक डायग्राम से शो करें। तो ये आहार नाल का डायग्राम है। अब इसके इंपॉर्टेंट भाग आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला भाग होगा मुख। सेकंड भाग का नाम है मुख गुहिका। थर्ड भाग ग्रसनी। फोर्थ भाग ग्रसिका। फिफ्थ भाग आमाशय। सिक्स भाग छोटी आंत। सेवंथ भाग बड़ी आंत। नेक्स्ट मलाशय। और इसके लास्ट भाग को बोला जाता है गुदा। तो आहार नाल लंबी कुंडलित पेशीय नलिका होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। लंबी नली के समान संरचना है जिसमें ये नली विभिन्न प्रकार के अंगों को बनाने के लिए रूपांतरित हो गई है, उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है और इन सब भागों के द्वारा आपस में मिलकर आहार नाल का निर्माण किया जाता है। तो हम नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज इनकी स्टडी करेंगे। मुख में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, गुदा, किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं होती है। तो इनको सीक्वेंस से हमको पढ़ना है। इसमें ध्यान ये रखना है, लंबी कुंडलित नलिका है जिसके विभिन्न भाग विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। अब सबसे फर्स्ट भाग की बात करें हम मुख। तो मुख में सबसे पहला ये ध्यान रखना है, यह ऊपरी और निचले होठों से घिरा रहता है। यानी मुख भाग की विशेषता क्या है, यह ऊपरी और निचले होठों से घिरा हुआ पाया जाता है। ये हम सब जानते हैं, मुख जो हमारा मुंह वाला हिस्सा है वो ऊपरी और निचले होठों से घिरा हुआ है और मुख गुहिका में खुलता है। मुंह के अंदर जो स्पेस है उसे बोला जाता है मुख गुहिका। तो मुख ऊपरी निचले होठों से घिरा हुआ रहेगा। इसकी जो ओपनिंग होती है ये किसके अंदर खुलेगा, मुख गुहा या मुख गुहिका में खुलता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यह मुख गुहिका के अंदर खुलेगा। थर्ड, मुख गुहा जो है इसके अंदर जीभ पाई जाती है। तो सबको पता है हमारे मुख गुहा के अंदर जीभ उपस्थित है और जीभ पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। जो हमारा जीभ वाला पार्ट है मुख गुहा में, उसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाएंगी जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। मीठा,
नमकीन, कड़वा, खट्टा, इन सब स्वादों की जानकारी जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा होती है। इसके बाद जो मुख के पीछे की तरफ जो हिस्सा पाया जा रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है मुख द्वार। मुख में पीछे जो नीचे वाला हिस्सा है हम देखते हैं, उसे मुख द्वार बोलेंगे। और ये मुख द्वार ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा हुआ रहता है। मुख द्वार जो है वो ऊपरी और उमरा ऊपर वाला जबड़ा और निचले वाले जबड़ों से घिरा हुआ पाया जाता है। और दोनों ही जबड़े जो है, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में दांत उपस्थित होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में भी हमारे दांत पाए जाएंगे, नीचे वाले जबड़े के अंदर भी हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं। दांतों का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और चबाने का काम जो है दांतों के द्वारा संपन्न किया जाता है। दांत जो है उनकी कुछ विशेषताएं है। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता ये है कि मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं। अब इसके नाम के अंदर ही है द्विबार दंती, यानी 2 बार दांतों का उत्पन्न होना। तो द्विबार दंती इसलिए बोला गया है क्योंकि मनुष्य में 2 बार दांत उत्पन्न होते हैं। पहली बार उत्पन्न होने वाले जो दांत है, फर्स्ट टाइम जो दांत उत्पन्न होंगे, उन्हें दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है। जो भी दांत उत्पन्न होते हैं बच्चे के अंदर, दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कहलाते हैं। जबकि दूसरी बार जो उत्पन्न होते हैं, सेकंड टाइम पर जो उत्पन्न होंगे, उन दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। तो सेकंड टाइम में जो दांत उत्पन्न होंगे उन्हें स्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। और 2 बार दांत उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इस गुण को द्विबार दंती के नाम से जाना जाता है। सेकंड विशेषता यह है दांतों की कि मनुष्य में विषम दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब विषम दंती शब्द में भी नाम के अंदर ही है कि दांतों की क्या विशेषता है। विषम का मतलब होता है असमान प्रकार के, यानी मनुष्य के अंदर जो दांत है वो सभी दांत समान प्रकार के नहीं होते हैं। असमान प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाएंगे। तो असमान प्रकार के जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चौथे प्रकार के दांतों को बोला जाता है चवर्णक। फर्स्ट टाइप के दांत कृंतक है, सेकंड रदनक है, थर्ड अग्रचवर्णक है, चौथे टाइप के दांत चवर्णक कहलाते हैं। अब इनमें हमें थोड़ा सा इनकी इंग्लिश याद रखनी है। जैसे कृंतक जो दांत है उन्हें इंसीजर बोला जाता है। इंसीजर इंग्लिश इसलिए याद रखनी है, डेंटल फॉर्मूला के अंदर हम इनके कुछ वर्ड्स यूज में लेते हैं, इसलिए कृंतक को इनको इसकी इंग्लिश को ध्यान रखना है। कृंतक को बोला जाता है इंसीजर। रदनक जो दांत है उन्हें कैनाइन, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को बोला जाता है मोलर। काम इनके क्या है, कृंतक जो दांत है भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा भोजन को काटा जाता है, तो भोजन को काटने का काम करने वाले दांत कृंतक दांत है। सेकंड जो रदनक या कैनाइन दांत है भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए जो मांसाहारी जंतु है उनके कैनाइन दांत नुकीले पाए जाते हैं। जो रदनक प्रकार के दांत है मांसाहारी जंतु में वो नुकीले पाए जाएंगे। अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत भोजन को तोड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। इन दोनों का एक ही काम है, भोजन को तोड़ना तथा चबाना। 4 प्रकार के दांत
मनुष्य के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए इस गुण को विषम दंती प्रकार का गुण बोला जाता है। अब ये जो दांत हमारे जबड़ों के अंदर उपस्थित है, मुख में उपस्थित है, इनके विन्यास को दर्शाने के लिए जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसे दंत सूत्र कहा जाता है। डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र से कहा जाता है। दांतों के विन्यास को दर्शाने के लिए उपयोगी सूत्र दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। अब इसको दर्शाने का सीधा सा तरीका ये है, वयस्क मनुष्य जो है उसका दंत सूत्र होगा 2 1 2 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 इंटू 2। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 जो लिखा है वो इंसीजर प्रकार के हैं, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर और फोर्थ जो लिखे हैं हमने वो मोलर प्रकार के टीथ हैं। ये जबड़ों के आधार पे इनको दिया है। जैसे इसको आगे यदि हम सॉल्व करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 2 4 6 4 2 4 6 16 बटे 16। तो टोटल दांतों की संख्या मनुष्य के अंदर कितनी हो गई, 32। यानी वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में 4 कृंतक दांत, 2 रदनक दांत, 4 अग्रचवर्णक दांत और 6 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। इसी प्रकार निचले जबड़े में 4 कृंतक, 2 रदनक, 4 अग्रचवर्णक और 6 चवर्णक दांत पाए जाएंगे। तो ऊपर वाले जबड़ों में दांतों की संख्या 16, नीचे वाले जबड़ों में दांतों की संख्या 16, तो टोटल संख्या हो जाती है इनकी 32। जबकि बच्चे का यदि हम दंत सूत्र लिखेंगे तो बच्चे के अंदर दंत सूत्र होता है 2102 बटे 2102 इंटू 2। यानी बच्चे में इनकी संख्या 4 2 0 4 4 2 0 4 10/10 बराबर 20। बच्चे के अंदर ऊपरी जबड़े में 4 कृंतक, 2 रदनक दांत पाए जाते हैं, 4 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। लेकिन बच्चे में अग्रचवर्णक या प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ हमको याद रखना है, बच्चे के अंदर जो अनुपस्थित दांत हैं वो कौन से वाले, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर दांत बच्चे के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या 10, निचले जबड़े में दांतों की संख्या 10, तो टोटल जो संख्या है वो बच्चे के अंदर दांतों की कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो ये एक दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, जो दांत है उनके अंदर एक और विशेषता पाई जाती है, ये गर्त दंती प्रकार के होते हैं। अब गर्त दंती दांतों को इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मसूड़ों में उपस्थित गड्ढे में उपस्थित होते हैं। यानी जो गड्ढा पाया जा रहा है मसूड़ों में, उनके अंदर ये दांत फिट होते हैं, इसलिए दांतों को गर्त दंती प्रकार का भी बोला जाता है। तो ये दूसरा भाग है, मुख में पाया जाने वाला पहला भाग जीभ था, दूसरे भाग का नाम दांत होता है। 3 विशेषताएं इसकी है, द्विवार दंती, विषम दंती और तीसरी विशेषता इसकी होती है गर्त दंती। तो तीनों को ध्यान रखना है, हमें द्विवार दंती क्यों बोलते हैं, विषम दंती क्यों बोला जाता है और गर्त दंती दांतों को क्यों बोला जाता है। इसके बाद जो मुख गुहिका है, अभी हमने डायग्राम बनाया था, एक बार फिर से बना देता हूं मैं। थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है, एक बार हम फिर
क्लियर बना चुके हैं। ये मुख वाला भाग था, ये मुख गुहिका वाला भाग था। तो मुख वाला भाग जब खत्म हो जाता है, मुख गुहिका वाला भाग जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वाले भाग को ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। मुख गुहिका और ग्रसिका के बीच का भाग, मुख गुहिका और ग्रसिका के बीच के भाग को ग्रसनी कहते हैं। यानी मुख गुहिका को ग्रसिका से जोड़ने का कार्य ग्रसनी के द्वारा किया जाता है। और ग्रसनी के पश्च भाग में, इसके पिछले हिस्से में, यानी यहाँ पर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक को हम ग्लॉटिस या घाटी बोलते हैं, और दूसरे को निगल द्वार के नाम से जाना जाता है। इस वाली जगह पर दो प्रकार के द्वार उपस्थित होंगे, एक को घाटी या ग्लॉटिस बोला जाता है, दूसरे वाले भाग को निगल द्वार बोला जाता है। घाटी या ग्लॉटिस के द्वारा ये श्वसन तंत्र से जुड़ी रहती है ग्रसनी, और निगल द्वार द्वारा ग्रसनी ग्रसिका से अटैच रहती है। इसलिए इसमें दो छिद्र या द्वार पाए जा रहे हैं। पहले वो घाटी या ग्लॉटिस बोलेंगे, जिससे ग्रसनी श्वसन तंत्र से जुड़ी रहेगी, जबकि निगल द्वार के द्वारा जो ग्रसनी है वो ग्रसिका से जुड़ी हुई पाई जाती है, ग्रसिका से अटैच रहती है। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट के नाल, आहार नाल का, उसे ग्रसिका के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रसिका वाले भाग की जो टोटल लेंथ है लगभग 25 सेंटीमीटर पाई जाती है। और ग्रसिका की भीतरी उपकला, यानी इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो एक तरह से शल्की उपकला के रूप में होता है। ग्रसिका की भीतरी उपकला शल्की उपकला के रूप में पाई जाती है, यानी कुछ स्केल्स या शल्क ग्रसिका की भीतरी उपकला पर पाए जाते हैं। ग्रसिका भोजन को क्रमाकुंचन गति के द्वारा, ग्रसिका भोजन को क्रमाकुंचन के द्वारा ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाती है। यानी ग्रसिका के अंदर जो गति पाई जाएगी उस गति को बोला जाता है क्रमाकुंचन गति। और ग्रसिका यहाँ पर जो भोजन है ग्रसनी वाले भाग में, इसको इस गति के द्वारा आमाशय वाले भाग में पहुंचाने में सहायक होती है। इसमें लगातार एक गति चलती है, क्रमाकुंचन, एक बार फैलना एक बार सिकुड़ना, और इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा ग्रसनी से भोजन को ग्रसिका के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके बाद श्वास नली के अंदर भोजन के प्रवेश को, यानी दोनों जगह, यहाँ पर दो छिद्र, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो भोजन हमारी श्वास नली में प्रवेश नहीं करे तो श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकने का काम एक संरचना के द्वारा किया जाता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यानी एपिग्लॉटिस एक ढक्कन के समान संरचना है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस श्वास नली वाले भाग को, या घाटी या ग्लॉटिस वाले भाग को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने का कार्य एपिग्लॉटिस नामक संरचना के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी आहार नाल की, उसे आमाशय के नाम से जाना जाता है। आमाशय की पहले हम स्थिति की यदि बात करें कि आमाशय हमारे शरीर में या आहार नाल में कहाँ स्थित होता है, तो आमाशय की कंडीशन या स्थिति होती है उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे। श्वसन तंत्र से संबंधित भाग है डायफ्राम, तो उसके नीचे आमाशय पाया जाता है। यानी इसके ऊपर इस तरह की एक संरचना फैलती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर जो है आमाशय पोजीशन होती है, आमाशय की, आमाशय स्थित होता है। और ग्रसिका डायफ्राम को भेद कर आमाशय में खुलती है। यानी जो ग्रसिका ऊपर से आ रही है
डायफ्राम के अंदर छिद्र करेगी और इसको भेद कर ये किसके अंदर खुलेगी, आमाशय में। तो पोजीशन है इसके ध्रुवों में बाईं और डायफ्राम के नीचे, ऊपर से ग्रसिका आ रही है, ग्रसिका इसमें छेद करती है, इसको भेदती है डायफ्राम को, और फिर डायफ्राम को भेद कर ये आमाशय के अंदर प्रवेश करती है। और आमाशय की जो स्ट्रक्चर है ये एक जे के समान संरचना होती है। इंग्लिश में हम जो जे वर्ड लिखते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर है, जे के समान संरचना है। एक पेशीय थैले के समान ये स्ट्रक्चर होती है, एक थैले के समान संरचना होती है, जे आकृति की यह संरचना होती है। इसे हम 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। आमाशय की जो संरचना है उसके 3 भाग हैं, एक ऊपरी भाग, एक मध्य भाग और तीसरा वाला होता है निचला भाग। यानी इसकी स्ट्रक्चर को यदि हम यहाँ पे बनाए, ये आमाशय है, ये इसका ऊपरी भाग, यहाँ तक का मध्य भाग और तीसरा इसका निचला भाग। तो ऊपरी जो भाग है उसे फंडस बोला जाता है, ऊपरी भाग को फंडस कहते हैं। मध्य भाग को बोला जाता है काय, बीच वाला जो हिस्सा है उसे काय के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो भाग है निचला भाग, इसे जठर निर्गम के नाम से जाना जाता है। तो 3 भागों में इसका विभाजन है। ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक का ये हिस्सा कहलाएगा फंडस, इस हिस्से को बोला जाएगा बॉडी या काय, और इस वाले हिस्से को बोला जाएगा जठर निर्गम। तो आमाशय की संरचना को हम 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। पहला फंडस है, दूसरा काय है और तीसरे भाग को जठर निर्गम के नाम से जाना जाता है। अब इन भागों में आमाशय के प्रत्येक सिरे पर, एक तो ये वाला सिरा है, दूसरा ये वाला सिरा है जिसके द्वारा ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, इस वाले सिरे से तो ये किससे जुड़ा है, ग्रसिका से, इस वाले सिरे से किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से। तो आमाशय के दोनों सिरों पर अवरोधनी पाई जाती है, यानी जो भोजन आ रहा है उसके प्रवेश को और आमाशय से निकलने को नियंत्रित करने के लिए आमाशय के दोनों सिरों पर अवरोधनी उपस्थित होती है। एक प्रकार के कपाट होते हैं जिन्हें हम अवरोधनी बोलते हैं। ग्रसिका और आमाशय के सिरे पर जो अवरोधनी पाई जाती है उसे हम जठरागम अवरोधनी बोलते हैं। इस जगह पर जो अवरोधनी या कपाट पाया जाएगा उसे जठरागम अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। और आमाशय और छोटी आंत के सिरे पर जो अवरोधनी पाई जाती है उसे जठर निर्गम अवरोधनी बोला जाता है। यानी कपाट के समान स्ट्रक्चर है। ग्रसिका और आमाशय के बीच जो कपाट पाया जा रहा है उसे जठरागम अवरोधनी, और आमाशय और छोटी आंत के बीच में जो कपाट पाया जा रहा है उसे जठर निर्गम अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। और ये अवरोधनियां कपाट के समान कार्य करती है। कपाट के समान कार्य करके आमाशय में भोजन के आने और आमाशय से भोजन के निकलने को नियंत्रित करती है। इसके बाद जो आमाशय है उसमें उपस्थित भित्ति, आमाशय में उपस्थित भित्ति का निर्माण 4 प्रकार के स्तरों से होता है। इन स्तरों को हम बोलते हैं श्लेष्मिका पेशी। पहला स्तर कहलाएगा श्लेष्मिका पेशी स्तर, दूसरा स्तर श्लेष्मिका उपकला स्तर, तीसरा स्तर आधार पटल, और चौथा स्तर
अर्ध श्लेष्मिका। यानी ये चारों स्तर आपस में मिलकर आमाशय की भित्ति का निर्माण करते हैं। इन सबके मिलने से आमाशय की भित्ति का निर्माण होता है। तो आमाशय की भित्ति को बनाने में 4 स्तर उपयोगी हैं। श्लेष्मिका पेशी स्तर, श्लेष्मिका उपकला स्तर, आधार पटल और चौथा स्तर है अर्ध श्लेष्मिका। ये सभी स्तर आपस में मिलकर ये जो आमाशय की भित्ति है, इस भित्ति को निर्मित करने का कार्य करते हैं। इस भित्ति के निर्माण में चारों स्तर सहायक होते हैं। इसके बाद जो श्लेष्मिका उपकला स्तर है, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। यानी श्लेष्मिका उपकला स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होंगी जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। अब यह श्लेष्मा आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। इसका काम है आमाशय की स्वपाचन से सुरक्षा करना, क्योंकि आमाशय जो है उसके अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे पाचन की कार्यकी में एक अम्ल पाया जाता है HCl। तो इस HCl से आमाशय को सुरक्षित रखने के लिए या इस HCl के द्वारा पाचन से सुरक्षा के लिए श्लेष्मिका उपकला की कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है और यह श्लेष्मा आमाशय को HCl के द्वारा पचित होने से बचाने का कार्य करता है। और इसी उपकला में 2 लंबी नलिकाकार ग्रंथियां बनती है। श्लेष्मिका जो उपकला है इसके अंदर 2 लंबी नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण होता है जिन्हें हम फर्स्ट वाली ग्रंथि नलिकाकार ग्रंथि को बोलते हैं जठरीय ग्रंथि और सेकंड ग्रंथि जिसका फॉर्मेशन होगा उसे बोला जाता है जठर निर्गम ग्रंथि। यानी श्लेष्मीय उपकला जो स्तर है उसके द्वारा 2 प्रकार की ग्रंथियां भी बनाई जाती है। उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां भी मिलती हैं। पहली प्रकार की ग्रंथि को जठरीय ग्रंथि और दूसरी प्रकार की ग्रंथि को जठर निर्गम ग्रंथि बोला जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट टाइप की जो जठरीय ग्रंथि है इसके द्वारा अम्लीय जठर रस का स्त्रवण किया जाता है। यानी ये जठरीय ग्रंथियां पाई जा रही है वो अम्लीय जठर रस को स्त्रावित करने का कार्य करती है। दूसरा, इसी के अंदर एक सेल्स पाई जाती है मुख्य कोशिकाएं। जठरीय ग्रंथियों में ही उपस्थित सेल्स हैं जिन्हें बोला जाता है मुख्य कोशिकाएं या इनका दूसरा नाम होता है जाइमोजन कोशिकाएं। तो मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं जो है इनके द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। यानी मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं जठरीय ग्रंथियों में पाई जा रही है, इनके द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रवण होगा। इसी में दूसरी कोशिका पाई जा रही है अम्लजन कोशिकाएं। नेक्स्ट जो सेल इसके अंदर पाई जा रही है अम्लजन सेल और इन अम्लजन सेल के द्वारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किया जाता है। तीसरा, जठरीय ग्रंथि जो है प्रमुख रूप से फंडस भाग में और काय भाग में मिलती है। ये हमने भाग पढ़े हैं, फर्स्ट फंडस, दूसरा काय, तीसरा कौन सा, जठर निर्गम। तो जठरीय ग्रंथियां प्रमुख रूप से फंडस वाले भाग में और दूसरा किस वाले भाग के अंदर पाई जाएगी, काय वाले भाग के अंदर। और इनके द्वारा आमाशय का लगभग 80% भाग बनाया जाता है। यानी आमाशय के 80% भाग में जठरीय ग्रंथियां उपस्थित होंगी। तो ये फर्स्ट टाइप की ग्रंथि है जिसे हम जठरीय ग्रंथि कहते हैं। अम्लीय जठर रस का स्त्रवण करेगी जिसमें मुख्य सेल या जाइमोजन कोशिकाएं जो है इन ग्रंथियों की वो पेप्सिनोजन एंजाइम स्त्रावित करती है
अम्लजन कोशिकाएं HCl का स्त्राव करती है। फंडस और काय भाग में अधिकांश पाई जाती है और आमाशय का 80% भाग जठरीय ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। फिर जठर निर्गम जो ग्रंथि है, इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। यानी जठर निर्गम ग्रंथि का कार्य क्या है, इसके द्वारा श्लेष्मा स्त्रवण होगा। स्थिति इसकी जठर निर्गम वाले भाग में उपस्थित होती है, यानी ये जो ग्रंथियां हैं जठर निर्गम वाले भाग के अंदर पाई जाएगी, इसीलिए इनको नाम दिया गया है जठर निर्गम ग्रंथि। और इसके द्वारा आमाशय के 20% भाग का निर्माण किया जाता है। तो दो प्रकार की ग्रंथियां हैं जो आमाशय के अंदर पाई जाएंगी, एक जठरीय ग्रंथि, दूसरी का नाम है जठर ग्रंथि। एक के द्वारा अम्लीय जठर रस स्त्रवण होगा, दूसरे के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। एक 80% भाग में आमाशय में पाई जा रही है, एक 20% जो भाग है आमाशय का उसके अंदर पाई जाती है। ये सारा जो है जठर जो शब्द है, इसको भी मतलब हमको याद रखना है। जठर शब्द का मतलब होता है आमाशय, इसलिए इस जठर शब्द का यहाँ पर यूज में लिया गया। जठरीय ग्रंथि, जठर निर्गम ग्रंथि, इन शब्दों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर आमाशय जठर निर्गम जो छिद्र है, या जठर निर्गम जो अवरोधनी है, उसके द्वारा छोटी आंत में खुलता है। यानी आमाशय और छोटी आंत के बीच में जो अवरोधनी पाई जा रही है उसे बोला जाता है जठर निर्गम अवरोधनी। तो ये आमाशय है, आमाशय वाला हिस्सा ये है, ये जठर निर्गम अवरोधनी के द्वारा छोटी आंत में खुलेगा। आमाशय के छोटा आमाशय और छोटी आंत के बीच में जो अवरोधनी पाई जा रही है उसका नाम जठर निर्गम अवरोधनी है। छोटी आंत जो है उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। छोटी आंत की जो लगभग लंबाई है वो कितनी पाई जाती है, 3 मीटर। इसके प्रथम खंड को हम ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है उसे ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट को ग्रहणी कहते हैं। और इस ग्रहणी वाले भाग में अग्नाशय वाहिनी और सामान्य पित्त वाहिनी आकर खुलती है। छोटी आंत वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ग्रहणी फर्स्ट इसका पार्ट है। इसमें अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय ग्रंथि से आने वाली वाहिनी खुलेगी जो सहायक पाचन ग्रंथि होती है। दूसरी सामान्य पित्त वाहिनी, यकृत और पित्ताशय से संबंधित जो वाहिनी है जो पित्त रस लेकर आती है, वो सामान्य पित्त वाहिनी भी ग्रहणी के अंदर आकर खुलती है। और आमाशय और ग्रहणी के बीच में, यानी आमाशय के बीच में, ग्रहणी के बीच में छिद्र जो पाया जा रहा है, कपाट जो पाया जा रहा है, उसे क्या नाम दिया गया है, जठर निर्गम अवरोधनी। और जब जहां पर ये छोटी आंत की ग्रहणी भाग में अग्नाशय वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी दोनों खुलती है, इनके खुलने के स्थान पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे ऑडी की अवरोधनी कहा जाता है। यानी ग्रहणी वाले भाग में ये दोनों वाहिनियां खुल रही है, इन दोनों वाहिनियों के खुलने के स्थान पर उपस्थित अवरोधनी ऑडी की अवरोधनी के नाम से उसे जाना जाता है। सेकंड, फिर छोटी आंत का दूसरा जो भाग है, छोटी आंत के सेकंड पार्ट को हम जेजुनम के नाम से जानते हैं। छोटी आंत का सेकंड पार्ट कहलाएगा जेजुनम। फर्स्ट पार्ट को ग्रहणी बोला था, सेकंड पार्ट को इसके को जेजुनम के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 1 मीटर लंबा पाया जाता है। जेजुनम भाग की लंबाई लगभग कितनी होगी, 1 मीटर। छोटी आंत की टोटल लंबाई 3 मीटर है, जिसमें से जेजुनम भाग की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है।
तीसरा जो अंतिम खंड इसका होता है छोटी आंत का, थर्ड जो पार्ट पाया जाएगा, थर्ड जो हिस्सा मिलेगा, उस अंतिम खंड को क्षुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है। ग्रहणी फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट जैजुनम, थर्ड पार्ट छोटी आंत का क्षुद्रांत कहलाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर होती है। छोटी आंत का लास्ट जो पार्ट क्षुद्रांत है, इसकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर होगी। और तो टोटल लंबाई 1 मीटर, 1.75, 2.75, तो ग्रहणी भाग जो है उसकी लंबाई लगभग कितने मीटर पाई जाएगी? 0.75 मीटर इस भाग की, 0.25 मीटर, सॉरी 0.25 मीटर इस भाग की लंबाई पाई जाती है। अभी टोटल लेंथ जो है छोटी आंत की वो लगभग कितने मीटर है? 3 मीटर। तो 3 पार्ट याद रखने हैं इसमें। ग्रहणी वाला भाग, फर्स्ट पार्ट इसका ग्रहणी कहलाता है छोटी आंत का, सेकंड पार्ट इसका जैजुनम, और थर्ड पार्ट इसका क्षुद्रांत्र कहलाएगा। यानी ये जैसे छोटी आंत है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये पार्ट ग्रहणी, सेकंड ये वाला जो हिस्सा है जैजुनम, और ये हिस्सा जो है इसे क्षुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो आंत है उसके अंदर भी वही आमाशय के समान 4 स्तर उपस्थित होते हैं। जैसे आमाशय में हम 4 स्तर पढ़े थे, श्लेष्मिका स्तर, पेशी स्तर, श्लेष्मल उपकला, आधार पटल, अद्य श्लेष्मिका। उसी तरह छोटी आंत में भी 4 स्तर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें श्लेष्मिका और अद्य श्लेष्मिका 2 स्तर, एक श्लेष्मिका और अद्य श्लेष्मिका स्तर बलित या कुंडलित हो जाते हैं। क्योंकि छोटी आंत में बलित या कुंडलित है तो इसके अंदर श्लेष्मिका और अद्य श्लेष्मिका जो स्तर है, श्लेष्मिका पेशी स्तर, अद्य श्लेष्मिका स्तर बलित या कुंडलित रूप में पाए जाते हैं। और इन बलनों को जब ये श्लेष्मिका और अद्य श्लेष्मिका स्तर कुंडलित होते हैं तो इनसे बनने वाले जो बलन है उन बलनों को कैरकरिंग के बलन के नाम से जाना जाता है। इनके फॉल्ट होने से, इन स्तरों के फॉल्ट होने से इस तरह के बलन बनते हैं। इन बलनों को कैरकरिंग के बलन के नाम से जाना जाता है। कैरकरिंग के जो बलन है, इन बलनों के ऊपर उंगली के समान वार पाए जाते हैं। जैसे कैरकरिंग के बलन है, इन बलनों के ऊपर भी इस तरह के उंगली के समान उभार उपस्थित होंगे। ये है क्रैकरिंग के बलन, और इन बलनों के ऊपर उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को रसांकुर या बिलाई के नाम से जाना जाता है। क्रैकरिंग के बलन के ऊपर जो उभार उपस्थित होंगे उन्हें रसांकुर या फिर बिलाई के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक रसांकुर के अंदर या प्रत्येक बिलाई के अंदर 3 पेशियां उपस्थित होती हैं। पहली पेशी को रसांकुर पेशी, दूसरी पेशी को बोला जाता है रक्त पेशी, और तीसरी पेशी को बोला जाता है चिकनी पेशी। तो श्लेष्मिका और अद्य श्लेष्मिका के बलन से क्रैकरिंग के बलन बनते हैं। क्रैकरिंग के जो बलन है उनके ऊपर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। इन अंगुली के समान उभारों को बोला जाता है रसांकुर या बिलाई। और रसांकुर या बिलाई जो संरचना है, इनमें 3 तरह की पेशियां मिलती हैं। पहली पेशी को रसांकुर पेशी, दूसरी को रक्त पेशी, और तीसरी पेशी को चिकनी पेशी के नाम से जाना जाता है। तो छोटी आंत की स्ट्रक्चर है, इसके बाद के जो स्ट्रक्चर या भाग है उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे।
अभी थोड़ा सा रसांकुर के बारे में और डिस्कशन करना है हमको कि रसांकुर के अंदर पहले तो 3 प्रकार की पेशियां पाई जा रही है, उनके नाम याद रखने हैं। एक रसांकुर पेशी, एक रक्त पेशी और तीसरी का नाम है चिकनी पेशी। 3 प्रकार की पेशियां रसांकुर के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद रसांकुर के प्रत्येक उपकला कोशिका पर, जैसे अभी हमने बनाया था क्रेक रिंग के बलन, क्रेक रिंग के बलन के ऊपर बने इस तरह उंगली के समान यह क्रेक रिंग के बलन, इनके ऊपर जो बने हुए हैं उन्हें क्या बोला हमने, रसांकुर या बिलाई। इन रसांकुर या बिलाई पर भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। छोटे आकार के बहुत सारे यहाँ पर सूक्ष्मांकुर उपस्थित होंगे और इन छोटे आकार के सूक्ष्मांकुरों को माइक्रोबिलाई बोला जाता है। क्रेक रिंग के ऊपर, क्रेक रिंग के बलन के ऊपर जो उंगली के समान संरचना मिलेगी उन्हें रसांकुर कहेंगे। रसांकुर के ऊपर भी, रसांकुर की प्रत्येक उपकला कोशिका के ऊपर भी कई हजार सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोबिलाई के नाम से जाना जाता है। और इन सूक्ष्मांकुर या माइक्रोबिलाई के कारण इसकी सतह पर ब्रश बॉर्डर के समान संरचना बनती है। जिस तरह ब्रश के अंदर हम जो पिस्टल देखते हैं, ब्रश के जो धागे तंतु देखते हैं, उस तरह की ब्रश बॉर्डर संरचना इन माइक्रोबिलाई के कारण यहाँ पर बनती है। और ब्रश बॉर्डर का पाया जाना आंत की उपकला की मुख्य विशेषता होती है। छोटी आंत की जो उपकला है उसमें ब्रश बॉर्डर का पाया जाना उसकी प्रमुख विशेषता है। इसके बाद रसांकुर जो है उसके आधार भाग पर आंत ग्रंथियां पाई जाती है। रसांकुर जो है उसके आधार भाग पर कुछ ग्लैंड मिलेंगी, आंत से संबंधित ग्रंथियां हैं, इसलिए इन्हें हमें आंत ग्रंथियों के नाम से इन्हें जानते हैं। और इनके द्वारा जिन गर्तिकाओं का निर्माण किया जाता है या एक ग्रंथियां जो आधार भाग में जो उपस्थित होगी एक गर्तिका बनाएगी, उन गर्तिकाओं को लिवर कुहन की गर्तिकाएं कहते हैं। रसांकुर जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं, गर्तिकाओं में स्थित होते हैं, आंतरिक ग्रंथि बनाते हैं। तो जिन गर्तिकाओं में उपस्थित होंगे उन्हें हम लिवर कोन की गर्तिकाएं बोलेंगे और इन गर्तिकाओं को लिवर कोन की गर्तिकाओं के नाम से जाना जाता है। इन लिवर कोन की गर्तिकाओं में, यानी ये जो गड्ढा, ये इस प्रकार की संरचना है, नीचे जाकर एक गर्त बनाती है, ये गर्त कहलाते हैं लिवर कोन की गर्तिकाएं। तो लिवर कोन की गर्तिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। पहली कोशिका को बोला जाता है कलश सेल्स या कलश कोशिकाएं। दूसरे प्रकार की सेल्स को बोला जाता है आंतरिक कोशिकाएं। तीसरे प्रकार की सेल्स को बोला जाता है पैनेत कोशिकाएं। यानी लिवर कोन की गर्तिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट वाली को कवच सेल, दूसरी वाली को आंतरिक सेल, तीसरी वाली को पैनेट सेल्स या फिर कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब इनके भी डिफरेंट वर्क है। जैसे कलश कोशिकाएं जो हैं उनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। यानी लिवर कोन की गर्तिका में जो कलश कोशिकाएं पाई जा रही है वो श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी। आंतरिक जो कोशिकाएं हैं वो जल अपघट्यों का स्त्रवण करती है, आयनों का। इनके द्वारा जल अपघट्यों का Na+, Cl-, K+, इस तरह के आयनों का स्त्रवण किया जाता है। पैनेत जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्त्रावित किया जाता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। भोजन के अंदर जो भी जीवाणु है उनको मारने का काम इस लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाएगा और यह लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो पैनेत कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो तीनों के काम याद रखने हैं। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा स्त्रवण करती है,
आंतरीय कोशिकाएं जल अपघट्यों का स्त्रवण करती है, पैनेत कोशिकाएं लाइसोजाइम का स्त्रवण करती है। और ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं लिवर कुहन की गर्तिकाओं में पाई जाती है। और लिवर कुहन की गर्तिकाएं किस प्रकार से बनेगी? लिवर कुहन की गर्तिकाएं बनती है, सूक्ष्माणु को नीचे की तरफ जाते हैं स्तर में, उपकला स्तर के अंदर, जिससे जो गड्ढा बनेगा उसे हम लिवर कुहन की गर्तिका बोलेंगे। इनके अलावा कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां ग्रहणी भाग के अंदर उपस्थित होती है। अभी हमने भाग पढ़े थे ग्रहणी, जैजुनम और क्षुद्रांत छोटी आंत के। तो ग्रहणी वाला जो भाग है उसके अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। यानी छोटी आंत के ग्रहणी भाग में विशेष प्रकार की ग्रंथियां मिलेंगी, जिन्हें ब्रूनर ग्रंथियां कहा जाता है। और ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा भी श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, लेकिन ये केवल ग्रहणी भाग में पाई जाती है। जैजुनम क्षुद्रांत्र वाला जो भाग है उसके अंदर ये ब्रूनर ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। फिर लास्ट पार्ट है आहार नाल का, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से को बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की जो लेंथ है या लंबाई है, लगभग इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी। इसका निर्माण भी 3 भागों से होता है। इसके पहले भाग को सीकम कहा जाता है, दूसरे भाग को कॉलम कहा जाता है और तीसरे भाग को रेक्टम कहा जाता है। तो बड़ी आंत जो है उसकी संरचना को निम्न 3 भागों में बांटा है। उस बड़ी आंत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद वाला जो बड़ी आंत का हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है? सीकम के नाम से। और इस सीकम वाले हिस्से पर एक अंगुली के समान वार पाया जाता है। उस अंगुली के समान वार को क्रमी रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये सीकम वाला जो भाग है बड़ी आंत का, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर एक अंगुली के समान वार पाया जाएगा इस तरह का। इस वाले भाग को क्रमी रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का अवशेषीय अंग है। छोटी क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच, यानी ये वाला हिस्सा क्षुद्रांत्र, इसके बाद ये वाला हिस्सा है हमारा सीकम, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है बृहदांत्र। उसके बीच क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक उभार पाया जाता है, जो क्षुद्रांत से बृहदांत्र में पदार्थों को आने देता है, लेकिन क्षुद्रांत में वापस उन पदार्थों को नहीं जाने देता है। क्षुद्रांत छोटी आंत का भाग है, बृहदांत बड़ी आंत को बोलते हैं। बड़ी आंत का ही दूसरा नाम बृहदांत है। तो क्षुद्रांत और बड़ी आंत के बीच में एक कपाट पाया जाएगा। उस कपाट का काम ये है कि वो छोटी आंत से पदार्थों को बड़ी आंत में आने देता है, लेकिन बड़ी आंत से पदार्थों को वापस छोटी आंत में जाने नहीं देता है। वापस पदार्थों को जाने से रोकने का काम करता है। और बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है उसे मलाशय कहा जाता है, जो गुदा छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर की ओर खुलता है। बड़ी आंत का लास्ट भाग मलाशय कहलाएगा, जो गुदा के द्वारा बाहर की ओर खुलेगा, जहां पर मल को इकट्ठा करके रखा जाता है।